सो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुशील वर्मा। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं यूट्यूब पे एज एन एजुकेटर काम करने आया हूं और यहाँ पे मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं। और मैंने ये प्लान किया था कि मुझे 11th और 12th की जो एनसीईआरटी हैं उनका कंप्लीट सॉल्यूशन देना है। तो अभी फ़िलहाल 12th की एनसीईआरटी का पार्ट फर्स्ट मैंने शुरू किया है और चैप्टर मैट्रिक्स से मैंने शुरू किया है। और 11th की एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस लाने के लिए मैं सोच रहा हूं, तो उनके भी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तब तक हम लोग अपनी सिलेबस को आगे प्रोसीड करते हैं। तो इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा था? हम लोगों ने मैट्रिसेस के एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर की बात की थी कि कैसे हम दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे एक स्केलर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं। इस लेक्चर के लिए हम लोगों ने क्या छोड़ा था? हम लोगों ने कहा था कि हम मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को एक नए तरीके से पढ़ेंगे, एक नए वीडियो में पढ़ेंगे। क्योंकि जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है यह एडिशन सब्सट्रैक्शन की तुलना में थोड़ा हार्ड माना जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप सीख जाएंगे, अच्छे से सीख जाएंगे और हम लोग आज इसको पूरी तरीके से सीखेंगे। तो जैसे कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन मैट्रिक्स का कब पॉसिबल था? वो तब पॉसिबल था जब मैट्रिसेस क्या थी? सेम ऑर्डर की थी। अगर मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की नहीं है तो हम उनका ना तो एडिशन कर सकते हैं और ना ही सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। उसी तरीके से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, उसके लिए भी कुछ यहाँ पर क्या है? रूल हैं। तो चलिए जानते हैं कि रूल कौन कौन से हैं। तो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए दी गई है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स ए दी गई है, हमने इसका जनरल लिखने का तरीका बताया था कि ए आई जे, और इसका जो ऑर्डर है ये हमारे पास m क्रॉस n दिया गया है। एकदम अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि अगर ये सीख गए आप लोग तो मैं समझूंगा कि मेरा पढ़ाना यहाँ पे सफल हो गया। और ये हमारे पास कोई दूसरी मैट्रिक्स b दी गई है, ये हमारे पास क्या है? बी आई जे, और इसका ऑर्डर मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास क्या है? k क्रॉस l है, ठीक है। ये हमारी m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है और यह k क्रॉस l ऑर्डर की मैट्रिक्स है। m क्रॉस n का मतलब क्या है? यहाँ पर m रोज हैं, n कॉलम्स हैं, और यहाँ पर k रोज हैं, l कॉलम्स हैं। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गिव द कंडीशन, ऐसी कौन सी कंडीशन होगी, ठीक है, सच दैट ताकि द प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है? ए और बी का प्रोडक्ट, सच दैट द प्रोडक्ट ए इंटू बी इज पॉसिबल। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमें मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को सीखना है। देखो, दो चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, दूसरा इन्वर्स सीखना। ये तो दो चीज़ें बहुत ही काम की चीज़ें हैं। तो हमसे क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि गिव द कंडीशन सच दैट द प्रोडक्ट ए डॉट बी इज ऑलवेज पॉसिबल। तो कंडीशन क्या होती है? तो कंडीशन होती है कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर हों। जैसे कि यहाँ पर हम किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ए इंटू बी की। तो पहला मैट्रिक्स कौन सा हुआ? पहला मैट्रिक्स हुआ, जो फर्स्ट नंबर का मैट्रिक्स हुआ वो हुआ ए, और जो सेकंड नंबर का मैट्रिक्स हुआ वो हो गया बी। अब मैंने कंडीशन क्या बताई कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, ठीक है, यह इक्वल होना चाहिए। यह किसके इक्वल होना चाहिए? ये नंबर ऑफ रोज, और किसके रोज के? रोज इन बी, ठीक है। ये कंडीशन हमारी निकल के आई कि इस और इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर हों। अब पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? n कॉलम्स हैं, क्योंकि जब भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो रो क्रॉस कॉलम के फॉर्म में लिखते हैं। तो कितने कॉलम्स हैं? n कॉलम्स हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए कितने हैं? n इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन बी, बी में कितने रो हैं?
रो क्रॉस कॉलम, तो कितने रो हुए, के रो हुए, तो इक्वल टू के। यानी कि इनका ए और बी का जो प्रोडक्ट होगा वो तभी पॉसिबल होगा जब एन और के की वैल्यू आपस में क्या हो, बराबर हो। यानी कि ए में नंबर ऑफ कॉलम्स और बी में नंबर ऑफ रोज, ये दोनों आपस में क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा। चलो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमसे पूछा गया है, दो मैट्रिसेस दी गई हैं, जनरल ऑर्डर दिया गया है m क्रॉस n और इसका ऑर्डर दिया गया है k क्रॉस l। हमसे कह रहा है कि हमें a और b को मल्टीप्लाई करना है। तो हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, वो मैट्रिक्स के ऑर्डर पर डिपेंड करता है। तो हमसे कह रहा है कि जिनका जो प्रोडक्ट है a इंटू बी, इसके पॉसिबल होने के लिए, इसके डिफाइंड होने के लिए कौन सी कंडीशन होगी। तो अभी मैंने कंडीशन बताई कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए पहले मैट्रिक्स में, वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। अब पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स है n और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स है k, तो n और k आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ये कंडीशन हो गई प्रोडक्ट a इंटू बी के पॉसिबल होने के लिए। ठीक है। अच्छा, इसी में एक और चीज़ बात करते हैं। अगर हमसे, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक नोट हो गया होगा। तो चलिए फिर से इसमें दूसरी बात करते हैं। तो हमें क्या याद रखना है, जब भी दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के बारे में पूछे तो पहले हमें देखना है कि उनका प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स निकालेंगे और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज निकालेंगे। अगर यह दोनों बराबर हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो पॉसिबल होगा, और अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं तो उनका प्रोडक्ट वहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, मैं आपसे कहूँ कि गिव द कंडीशन सच दैट द प्रोडक्ट बी इंटू ए इज पॉसिबल। कौन सी कंडीशन होगी कि जो प्रोडक्ट हो वह बी इंटू ए पॉसिबल हो। ठीक है। तो अब पहले मैट्रिक्स, पहले नंबर पे कौन सी मैट्रिक्स बन रही है, बी, और दूसरे नंबर पे कौन सी मैट्रिक्स बन रही है, ए। और मैंने अभी क्या कहा है कि पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स, तो पहली मैट्रिक्स कौन सी है, बी। यानी कि इनके प्रोडक्ट के पॉसिबल होने के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स, किसमें नंबर ऑफ कॉलम्स, इन बी, यह बराबर होने चाहिए दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के। तो दूसरी मैट्रिक्स क्या है, ए, तो यह बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ रोज इन ए। ठीक है। अब अगर बी में कॉलम्स कहें तो कितने कॉलम्स हैं, हमेशा रो क्रॉस कॉलम के फॉर्म में ऑर्डर लिखते हैं। तो कॉलम्स कितने हुए, कॉलम्स हो गए हमारे पास एल। तो एल इक्वल होना चाहिए किसके, नंबर ऑफ रोज इन ए। ए में कितने रोज हैं, हमेशा रो क्रॉस कॉलम के फॉर्म में लिखते हैं, तो एम के। तो ये कंडीशन हो गई फॉर व्हिच द प्रोडक्ट बी इंटू ए इज पॉसिबल। ठीक है। तो a इंटू बी के पॉसिबल होने के लिए कंडीशन क्या थी, n और k बराबर होने चाहिए थे, जबकि b इंटू ए के पॉसिबल होने के लिए कंडीशन क्या है कि l और m बराबर होने चाहिए। ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई b इंटू ए के पॉसिबल होने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। आपसे दो मैट्रिक्स दे देगा, आपसे कहेगा कि इसमें बताओ a इंटू बी पॉसिबल है कि b इंटू ए पॉसिबल है। तो आपको ये देखना होगा कि किस कंडीशन में पहले मैट्रिक्स पे नंबर ऑफ रोज और दूसरे किस कंडीशन में पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज बराबर हो रहे हैं। अगर a इंटू बी के केस में हो रहा है तो a इंटू बी पॉसिबल है, अगर b इंटू ए के केस में हो रहा है तो b इंटू ए पॉसिबल है, और अगर दोनों के केस में हो रहा है तो a इंटू बी और b इंटू ए दोनों क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए कुछ इस पे एग्जांपल कर लेते हैं। तो एकदम नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और फर्दर अगर इसमें कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे बताएंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ पे आपको सिखाना है। मेरा लेक्चर हो जाए आप सीख भी ना पाएँ तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि किस केस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। हमारी मैट्रिक्स ए दी गई है, इसका ऑर्डर क्या दिया गया है, इसका ऑर्डर कुछ ले लेते हैं 2 क्रॉस 3। और एक मैट्रिक्स बी दी गई है, इसका ऑर्डर बी आई जे,
इसका ऑर्डर लिख लेते हैं 4x2। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि इसमें दो क्वेश्चन मैं आपको दूँ, इज़ ए डॉट बी इज़ पॉसिबल, कि आपसे कहूँ मैं कि क्या इसमें ए डॉट बी पॉसिबल है, और ये हो गया इसमें पहला क्वेश्चन। और इसी में मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दूँ कि इज़ बी डॉट ए इज़ पॉसिबल, क्या इसमें बी डॉट ए पॉसिबल है। तो पहले हम ए डॉट बी चेक करते हैं। क्या होना चाहिए, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स, मैं बार बार चीज़ों को लिख रहा हूँ इसीलिए कि आप सीख जाएं पूरी तरीके से। नंबर ऑफ कॉलम्स, किसमें नंबर ऑफ कॉलम्स, इन ए, पहली मैट्रिक्स में, ये बराबर होने चाहिए किसके, नंबर ऑफ रोज के। किसमें नंबर ऑफ रोज के, दूसरी मैट्रिक्स। और दूसरी मैट्रिक्स कौन सी है, दूसरी मैट्रिक्स हमारी बी है। ठीक है, अब देखेंगे कि क्या ये कंडीशन होल्ड हो रही है। तो ए में कितने कॉलम हैं, रो क्रॉस कॉलम, ए में 3 कॉलम हैं, ये बराबर होना चाहिए बी में नंबर ऑफ रोज के। बी में नंबर ऑफ रोज कितनी हैं, 4 रोज हैं। तो क्या ऐसा होता है कि 3 और 4 बराबर हो जाएं, ऐसा कभी नहीं होता है। तो इस केस में क्या होगा, आप क्या कहोगे कि इन दिस केस द प्रोडक्ट ए डॉट बी इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा नो। क्यों, क्योंकि पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज आपस में क्या हैं, बराबर नहीं है, इसलिए इस केस में ए डॉट बी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, बी डॉट ए के केस में देखते हैं। तो इस केस में पहली मैट्रिक्स कौन सी हो रही है, बी, और दूसरी मैट्रिक्स कौन सी हो रही है, ए। तो क्या इस केस में प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, तो चलिए देखते हैं। प्रोडक्ट पॉसिबल होने के लिए फिर वही कंडीशन, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स। अब इस बार फर्स्ट मैट्रिक्स का रोल कौन ले रहा है, बी ले रहा है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स, एक एक चीज़ अच्छे से, और इसकी नोट्स आप प्रॉपर बना लीजिएगा। आप भले ही एडिशन सब्सट्रैक्शन की नोट्स ना बनाएं, क्योंकि उसमें सिंपल सा करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना होता है, लेकिन इसकी आप एक एक लाइन प्रॉपर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ आगे भी बहुत काम आने वाली है। नंबर ऑफ कॉलम्स इन, अब पहली मैट्रिक्स कौन सी, बी, ये बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इन दूसरी मैट्रिक्स कौन सी है, ए। अब देखें क्या ऐसा हो रहा है। तो बी में कितने कॉलम हैं, हमेशा रो क्रॉस कॉलम के फॉर्म में ऑर्डर लिखते हैं, तो बी में कॉलम कितने हैं, 2, और ये बराबर होना चाहिए किसके, पहली मैट्रिक्स में रो के। अब देखिए पहली मैट्रिक्स में कितने रो हैं, 2 रो हैं, और 2 यानी कि पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो के बराबर हैं। तो इस केस में आप क्या कहोगे कि इन दिस केस द प्रोडक्ट बी डॉट ए इज पॉसिबल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यस, इन दिस केस द प्रोडक्ट बी डॉट ए इज पॉसिबल। क्यों, क्योंकि बी में नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वह ए में नंबर ऑफ रोज के क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो इसको आप प्रॉपर लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। और फर्दर मैं बार बार कहता हूं कि अगर कोई डाउट रहता है इस लेक्चर से रिलेटेड, स्पेशली अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, बताएं कि हाँ सर मुझे इसमें डाउट है, मैं उसको 100% दूर करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं लेक्चर बनाऊं, आप देखें, आपको समझ भी ना आए तो ना तो मेरा उद्देश्य पूरा हुआ, ना तो आपका उद्देश्य पूरा हुआ, तो दोनों लोगों का उद्देश्य पूरा हो जाए, इसलिए आप कमेंट करें। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि ए, अब देखो ए डॉट बी, तो अब जैसे हम अगर रियल नंबर को गुणा करते हैं तो क्या होता है, जैसे 2 रियल नंबर ले लें, हमने 2 ले लिया, 3 ले लिया, तो 2 क्रॉस 3 करते हैं तो भी 6 आता है, 3 क्रॉस 2 करते हैं, मतलब इस तरीके से भी। अब अगर हम यहाँ पर ए को मान ले 2 और बी को मान ले 3, तो कोई भी 2 रियल नंबर ले लो, तो इस केस में क्या है, ए डॉट बी भी पॉसिबल है और बी डॉट ए भी पॉसिबल है। भाई 2 रियल नंबर को चाहे जिस तरीके से मल्टीप्लाई करो, हमेशा मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, पॉसिबल होता है, लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं है। अभी हमने जस्ट इससे पहले एग्जांपल देखा, मैट्रिक्स के केस में क्या है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए, तो ऐसा हो सकता है कि ए डॉट बी पॉसिबल हो लेकिन बी डॉट ए पॉसिबल ना हो, या ऐसा हो सकता है कि बी डॉट ए पॉसिबल हो लेकिन ए डॉट बी पॉसिबल ना हो। वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि किस केस में पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के बराबर हो रहे हैं। ठीक है, या हो सकता है दोनों पॉसिबल ना हो।
ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको आपको प्रॉपर लिखना ही लिखना है, नहीं तो बाद में कहेंगे कि समझ में नहीं आया, और समझ में नहीं आएगा तो अभी बताइएगा आप। जैसे मैं एक मैट्रिक्स लिख दूं A = AIJ और इसका ऑर्डर मैं कुछ मान लूं 3x5, ठीक है, और दूसरी मैट्रिक्स में लिख दूं B = BIJ और यहाँ पे इसका ऑर्डर लिख दूं 4x6। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन करूँगा इस पे और इसका आंसर आप लोग ही देंगे। मैं कहूँ कि इज A.B इज पॉसिबल, इसका आप लोग सॉल्यूशन निकालें, वीडियो को यही रोक दें और इसका सॉल्यूशन मन में सोच लें या कॉपी में लिख लें और फिर उसके बाद मैच करें कि क्या आपने जो सोचा था वो सही है कि नहीं है। सही है तो अच्छी बात है, नहीं है तो और भी अच्छी बात है, आपको अपनी गलती पता चलेगी, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ नहीं सोच पा रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप उसको नहीं सीख पाएंगे, आप उसको उससे अच्छे सीखेंगे। अब मेरे इसमें 2 क्वेश्चन है कि इज़ A.B इज पॉसिबल, दूसरा है इज़ B.A इज पॉसिबल। तो अगर हमें A.B के बारे में देखना है तो हमें क्या देखना होगा, अगर इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन A, पहली मैट्रिक्स कौन सी पढ़ रही है A, ये बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ रोज, ठीक है, नंबर ऑफ रोज इन B, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन A ये बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ रोज इन B। अब A में अगर मैं कहूँ कितने कॉलम हैं तो कितने कॉलम हैं, A में है 5 कॉलम, B में मैं कहूँ कि कितने रोज हैं तो कितने रो हैं, 4 रो हैं। अब क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि 5 और 4 बराबर हो जाएं, नहीं, तो ये कभी इक्वल नहीं हो सकते, इसीलिए इस केस में जो प्रोडक्ट A.B है वो पॉसिबल नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, नो इन दिस केस, सिंस द नंबर ऑफ कॉलम्स इन A, लिखने का पूरा तरीका है, सिंस इन दिस केस या इन द केस ऑफ A.B द नंबर ऑफ कॉलम्स इन A इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन B, सो द प्रोडक्ट A.B इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब हम B.A को चेक करते हैं कि भैया B.A पॉसिबल है कि नहीं है। तो B.A के लिए क्या होना चाहिए, B.A के लिए होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स इन B, ठीक है, पहली मैट्रिक्स कौन सी पढ़ रही है, B पढ़ रही है, ये बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ रोज, ठीक है, नंबर ऑफ रोज इन A के, ठीक है। अब नंबर ऑफ कॉलम्स इन B, पहले हमने यहाँ पे देखा था कि 5 और 4 इक्वल नहीं है, अब हमें नंबर ऑफ कॉलम्स इन B देखना है। B में कितने कॉलम हैं, 6 कॉलम हैं, क्योंकि हमेशा रो क्रॉस कॉलम के फॉर्म में ऑर्डर लिखते हैं। A बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ रोज इन A में कितने रो हैं, 3 रो हैं। तो क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि 3 और 6 आपस में बराबर हो जाएं, किसी ने देखा होगा तो मुझे बताना भैया। 3 और 6 कभी भी बराबर नहीं होते हैं, इसीलिए इस केस में भी क्या है, B.A पॉसिबल नहीं है। तो एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें ना तो A.B पॉसिबल है और ना तो B.A पॉसिबल है। इसके पहले हमने क्या देखा था कि एक पॉसिबल था, एक पॉसिबल नहीं था, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको प्रॉपर नोट कर लीजिए और मैं रीज़न बोलता रहता हूँ, उसको आप लिख लीजिए, ठीक है। तो आई थिंक मैं इसे रब करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। अब एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें दोनों पॉसिबल हो जाएं, ठीक है। अब दोनों पॉसिबल होने के लिए सोचिए कि मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरीके से होना चाहिए। देखिए हम क्या लेते हैं, एक मैट्रिक्स A लेते हैं, इसका हम ऑर्डर लेते हैं AIJ इक्वल टू कुछ भी ले लीजिए, चलो आप लोग बताइए 5x6, ठीक है। B ऑर्डर ले लेते हैं, B मैट्रिक्स ले लेते हैं BIJ, ठीक है, और इसका ऑर्डर कुछ ले लेते हैं 6x5, ठीक। अब मैं फिर वही 2 क्वेश्चन आपके सामने मैं रखता हूँ, इज A.B इज पॉसिबल, क्या A.B पॉसिबल है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। अब ये नहीं कि हाँ सर नहीं पॉसिबल है और रीज़न नहीं पता है, जब भी कोई क्वेश्चन करें तो प्रॉपर इसका रीज़न मालूम होना चाहिए, ये आदत डाल लीजिए, क्योंकि रीज़न नहीं पता है ऐसे ही बोल दिया कि नहीं
तुक्का मार दिया कि हाँ चलो ठीक है हो गया, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी तो आप सर को लगा कि हाँ बच्चे को आ रहा है, लेकिन बाद में जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो पता चलेगा कितना आ रहा है। तो ये है इज़ ए, तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है कि इज़ ए डॉट बी इज़ पॉसिबल, और फिर दूसरा क्वेश्चन भी वही है कि इज़ बी डॉट ए इज़ पॉसिबल, क्या बी डॉट ए पॉसिबल है। तो फिर वही काम करेंगे। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ कंडीशन, क्या होना चाहिए, ए में नंबर ऑफ कॉलम बी में नंबर ऑफ रो के बराबर होने चाहिए। ए में कितने कॉलम हैं, ए में रो क्रॉस कॉलम कितने कॉलम है, 6 कॉलम है, ये बराबर होना चाहिए। बी में नंबर ऑफ रो के, बी में कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, 6 नंबर ऑफ रोज हैं, और क्या 6 के बराबर होता है, तो भैया बराबर होता है। तो इस केस में क्या है, ए डॉट बी पॉसिबल है। तो आपका आंसर क्या होगा, एस। इन दिस केस द प्रोडक्ट ए डॉट बी इज पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। ठीक है, चलिए बी डॉट ए के बारे में एनालिसिस करते हैं। बी डॉट ए के केस में क्या होना चाहिए कि बी में नंबर ऑफ कॉलम्स ए में नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। अब बी में कितने नंबर ऑफ कॉलम हैं, हमेशा रो क्रॉस कॉलम के फॉर्म में मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं, तो बी में कॉलम कितने हो गए, 5 हो गए, बहुत सही। ए में कितने नंबर ऑफ रोज हैं, हमेशा रो क्रॉस कॉलम के फॉर्म में इसका ऑर्डर लिखते हैं, तो भैया 5 रो हैं। तो क्या 5 5 के बराबर होता है, तो भैया ये तो जन्म से ही बराबर होता है 5 5 के। तो इस केस में क्या बी डॉट ए पॉसिबल है, यस। इन दिस केस बी डॉट ए इज ऑल्सो पॉसिबल। तो यह एक ऐसा एग्जाम्पल था जिसमें ए डॉट बी भी पॉसिबल हो गया और बी डॉट ए भी पॉसिबल हो गया। तो हम लोगों ने तीनों तरह के एग्जाम्पल देखे। एक एग्जाम्पल लिया था उसमें एक पॉसिबल था एक पॉसिबल नहीं था, फिर एक एग्जाम्पल लिया जिसमें दोनों पॉसिबल नहीं थे, और फिर एक एग्जाम्पल लिया जिसमें क्या है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों क्या हैं, पॉसिबल हैं। एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ये टॉपिक, ठीक है। तो सिंपल सी बस आपको अपने मन में बिठा लेना है, जब भी कहीं मल्टीप्लिकेशन की बात आए तो पहले आप चेक करो कि क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये नहीं कि शुरू हो गए मल्टीप्लाई करना, भले ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ना हो। तो उसके लिए क्या देखेंगे, पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम निकाल लो, दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो निकाल लो, दोनों बराबर हैं तो भाई यहाँ से खुशी से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर नहीं है तो और बढ़िया लिख दो, सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स सो द प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। फर्स्ट सेकेंड कैसे चूज करेंगे, तो भैया सिंपल सी बात है, कुछ तो लिखा होगा ए डॉट बी, तो ए फर्स्ट हो गया बी सेकेंड हो गया। दो मैट्रिक्स सी और डी अगर दी गई हैं तो सी डॉट डी के बारे में अगर पूछ रहा है तो सी क्या हो गया, सी हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया और डी हमारा सेकेंड मैट्रिक्स हो गया। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो ये इतनी बातें थी कंडीशन पे कि किस कंडीशन के अंडर में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि ज़रूरी नहीं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉसिबल हो। दिया गया है आप चेक करेंगे, पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं पॉसिबल है तो भैया मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। अब चलिए सीखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक। तो मैं एग्जांपल से ही शुरू करूँगा। दो मैट्रिक्स लेंगे और उनको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। पहले हम चेक करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है, और पॉसिबल है तो भैया मल्टीप्लाई करेंगे, पॉसिबल नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। चलिए तो ये वाला एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। मैंने क्या किया है, दो मैट्रिसेस ली हैं, एक मैट्रिक्स ए है 2 3 और एक मैट्रिक्स बी है 5 6, ठीक है। कितनी रो है यहाँ पर, 2 रो हैं 1 कॉलम है, कितनी रो है 1 कॉलम है, कितनी रो है यहाँ पर 1 रो है और 2 कॉलम है। अब मेरा वही क्वेश्चन है कि हमें पहले देखना है कि ए डॉट बी डॉट ए पॉसिबल है कि नहीं है, और फिर इनकी वैल्यूज़ हमें निकालनी है, मतलब ए डॉट बी और बी डॉट ए की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो देखो अब हमें पहले ए डॉट बी की बात करते हैं। तो ए डॉट बी पॉसिबल है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो, नहीं पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो ए में कितने कॉलम हैं, ए में हमारे पास कॉलम है 1, ये बराबर होना चाहिए दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो के।
तो दूसरी मैट्रिक्स में कितने रो हैं? एक। तो ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब है कि जो ए डॉट बी है वो क्या है? पॉसिबल है। अब ए डॉट बी पॉसिबल है तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी? तो चलिए ए डॉट बी की वैल्यू हम निकालते हैं। ठीक है, तो ए डॉट बी कैसे निकालेंगे? चलो ए डॉट बी निकालते हैं। यहाँ पर 2 3, ठीक है, इंटू बी क्या है? 5 और 6, ठीक है। अब इसका ऑर्डर क्या था? 2 क्रॉस 1 और इसका ऑर्डर क्या था? 1 क्रॉस 2। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है कि इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आने वाला है। तो चलो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि पहली मैट्रिक्स का पहला रो लेंगे और उसको दूसरी मैट्रिक्स के हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर इस मैट्रिक्स का हम पहला रो लेते हैं तो इस रो में चूंकि केवल 2 है तो 2 को पहले इसके इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 2 को जब इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर चूंकि केवल 5 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर उस 2 को इसके इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 × 6 हो जाएगा। अब चूंकि आगे कोई कॉलम नहीं है तो फिर ये पहले रो का काम खत्म हो गया। अब हम दूसरा रो लेंगे तो दूसरे रो में क्या है? 3 है। 3 को पहले इसके इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 × 5 आ जाएगा। फिर इस 3 को इसके इस सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 × 6 आ जाएगा। तो फाइनली इसको हम क्या करेंगे? इसको हम फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 5 3 जा 15 और यहाँ पर 18 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और देखने वाली है, इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2 है। तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1 था, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 2 था, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट मैट्रिक्स आई है उसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2 है। जबकि एडिशन सब्सट्रैक्शन में ऐसा नहीं था। एडिशन सब्सट्रैक्शन में क्या था कि जिस ऑर्डर की ओरिजिनल मैट्रिक्स होती थी, ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स आती थी उसका भी ऑर्डर वही होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऑर्डर चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो अब ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे? तो ऑर्डर ऐसे डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्ट पॉसिबल होने के लिए पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो बराबर होने चाहिए। अब हमें क्या कर देना है कि इसको और इसको छोड़ देना है। तो इसको छोड़ने के बाद क्या बच रहा है? यहाँ पर 2 बच रहा है और यहाँ पर 2 बच रहा है। तो जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो फाइनली 2 क्रॉस 2 आएगा। इस तरीके से हमें प्रोडक्ट मैट्रिक्स के ऑर्डर को देख लेना है। ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल हो रहा है? मतलब जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा? पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। इसमें रो कितने थे? 2 थे और इसमें कॉलम कितने थे? 2 थे। जबकि प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी के लिए हमें क्या देखना है? उसका जस्ट रिवर्स, पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिएगा, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक, एकदम अच्छे से समझना है इसको। अब हमें अब बी डॉट ए की बात करनी है, तो इसके लिए आप लोग क्या करें? बी डॉट ए पहले खुद से करें, उसका ऑर्डर निकालें कि प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या आएगा। उसके बाद मैच करें कि क्या आप सही जा रहे हैं, सही नहीं जा रहे हैं, तो गलती कहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो चलिए बी डॉट ए की बात करते हैं। तो अगर हम बी डॉट ए की बात करें तो बी पहले तो हमें देखना है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो बी में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? बी में नंबर ऑफ कॉलम्स रो क्रॉस कॉलम 2। ठीक है, ये बराबर होना चाहिए ए में नंबर ऑफ रो के। ए में नंबर ऑफ रो कितने हैं? 2, तो बराबर है। इसका मतलब कि जो बी डॉट ए है ये क्या है? पॉसिबल है। अब बी डॉट ए हम कैसे निकालेंगे? अच्छा, बी डॉट ए का ऑर्डर क्या होगा? क्या बी डॉट ए का ऑर्डर कोई बता सकता है? और हम अगर कहूँ मैं कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ बी डॉट ए, बी डॉट ए का ऑर्डर क्या होगा तो क्या कह सकते हो? बी डॉट ए के ऑर्डर के बारे में यहाँ पर क्या कह सकते हो? अगर किसी को समझ में आया हो तो बताए। ऑर्डर ऑफ बी डॉट ए, अब मैंने क्या कहा था कि जब भी हमें देखना है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है तो पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो। लेकिन जब भी हमें
प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना है तो उसका उल्टा, मतलब पहले में नंबर ऑफ रो। अब यहाँ पर रो कितनी है, बी में कितनी रो है, एक रो है, क्रॉस दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम है, एक। यानी कि जो बी डॉट ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बी डॉट मतलब वो एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर केवल एक ही एंट्री होगी। अब चलो बी डॉट ए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देखो। बी डॉट ए निकालने के लिए कैसे करेंगे, बी मैट्रिक्स लिखेंगे 5 6, ठीक है, और डॉट यहाँ पर लिखेंगे ए हमारे पास क्या है, 2 है, 3 है। अब एक ही एंट्री आनी है, यानी कि यहीं पर कुछ आएगा इसके अंदर, ये 1 क्रॉस 1 का ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। अब मैंने क्या कहा था, पहले मैट्रिक्स का रो उठाना है, उसको दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई करते जाना है और एंट्रीज को फिल करते जाना है। तो इसके कॉलम को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब आप लोग इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो 2 3 को यहाँ लिख लिए। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो 5 2 को हमने क्या लिख दिया, इसके जस्ट बगल में लिख दिया। अब क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू 5 3 इंटू 2, और बीच में हमें क्या लगा देना है, प्लस। अच्छा प्लस क्यों लगा, अगर प्लस ना लगाते तो 2 एंट्री हो जाती और आनी है 1 एंट्री, तो इसके बीच में क्या आता है, यहाँ पर प्लस आता है। यानी कि जब ऐसे करेंगे तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2। अब आप लोग ऐसे चलेंगे फिर ऐसे चलेंगे, तो 5 इंटू 2 और लगाएंगे प्लस। 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ, तो 6 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 और प्लस 6 3 ज़ा 18। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा 28। तो ये हमारा 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स हो गया। एकदम अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अगर फर्दर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमें सीखना ही सीखना है। इसके नोट्स बना लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपनी बुक जो कि एनसीईआरटी को हम फॉलो कर रहे हैं उसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि एग्जांपल्स भी हो जाएंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। नहीं तो अगर मैं ऐसे एग्जांपल लूँगा खुद से तो लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अच्छा एक चीज़ और है, तो चलिए उसको हम, अच्छा एक चीज़ और है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हमने क्या देखा था कि अगर दो मैट्रिक्स ए और बी दी गई हैं तो चाहे हम ए प्लस बी करें और चाहे हम ए बी प्लस ए करें, एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में नहीं, सॉरी, एडिशन में हमने देखा था कि जो एडिशन होता है वह कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब ए प्लस बी और बी प्लस ए आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के केस में कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है, यानी कि जो ए डॉट बी है यह ज़रूरी नहीं है कि बी डॉट ए के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इसको हम लोग कैसे समझेंगे, हम लोग एक एग्जांपल करने जा रहे हैं, वहाँ से समझेंगे ये चीज़। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है, ठीक है। चलो एग्जांपल करते हैं। तो एग्जांपल नंबर हम लोग करने जा रहे हैं 13। एग्जाम्पल नंबर कौन सा करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 13 करेंगे। हमारे पास अच्छे से एकदम आराम से ए मैट्रिक्स दी गई है, 1 है, -2 है, 3 है, -4 है, 2 है और यहाँ पर क्या है, 5 है, ठीक है। 1 -2 3 -4 2 5। और अच्छा इसका ऑर्डर क्या है, तो कितनी रो हैं, 2 रो हैं, कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम हैं, तो 2 क्रॉस 3। बी मैट्रिक्स क्या दी गई है, तो बी मैट्रिक्स दी गई है 2 3 2 3, फिर यहाँ पर दिया गया है 4 5 4 5, उसके बाद दिया गया है 2 1। इसका ऑर्डर क्या है, इसमें कितनी रो हैं, 1 रो 2 रो 3 रो, तो इसमें 3 रो हैं, कॉलम कितने हैं, 2, ठीक है। पहले कह रहा है कि पहले तो इसमें हमें कह रहा है कि हमें ए बी और बी ए फाइंड करना है। हम इसी से पूरा समझ लेंगे, जितना भी कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का उसको समझ लेंगे। हमें पहले तो ए बी निकालना है, फिर बी ए निकालना है, फिर हमें देखना है कि क्या ए बी और बी ए इक्वल हैं कि नहीं हैं। मतलब हमें देखना है कि ए बी ए, इस मतलब इसमें कह रहा है कि प्रूव करो ए बी ए इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहीं से चीज़ वेरीफाई हो जाएगी कि मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में जो कॉम्यूटेटिव लॉ होता है वो फॉलो नहीं होता है, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको, बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, एकदम एक एक स्टेप को क्लियर करते हुए। तो हम लोग पहले ए डॉट बी की बात करते हैं, ठीक है।
तो A डॉट बी, पहले बताओ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ए में कितने कॉलम्स हैं, ए में 3 कॉलम्स हैं, ये बराबर होना चाहिए दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो के। तो दूसरी मैट्रिक्स में कितने रो हैं, 3 रो हैं, तो दोनों बराबर हो गए, यानी कि ए डॉट बी क्या है, पॉसिबल है। अच्छा, मैं आपसे कहूँ ए डॉट बी का ऑर्डर क्या होगा, तो क्या बताएंगे आप लोग, ए डॉट बी का ऑर्डर। अब इस ए डॉट बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, अब इसको और इसको छोड़ देंगे, तो जो ऑर्डर होगा ए डॉट बी का, ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर ऑफ ए डॉट बी, ऑर्डर के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो, तो रो यहाँ पर कितने हैं, 2, और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम कितने हैं, 2। तो पहले बिना प्रोडक्ट के हम, मतलब अभी हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगी उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। ठीक है, सिंपली हमें अगर प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना है तो पहले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट और दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट, अगर मतलब उस ऑर्डर का मिलेगा अगर प्रोडक्ट पॉसिबल है तो। ठीक है, अब चलिए हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो बहुत ही अच्छे से इसको देखना है। तो हमें क्या करना है, हमें अब ए डॉट बी की बात करनी है। तो ए क्या है हमारे पास, 1 - 2 3, यहाँ पर है -4 2 और 5, इंटू हमें करना है बी जब करेंगे तो 2, यही इसी क्वेश्चन से हम पूरा प्रोडक्ट सीखेंगे, 2 3 4 5 और 2 और 1। अब इनको हमें करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। चलो, हम जानते हैं 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आना है, पहले से हमें पता हो गया है 2 क्रॉस 2 का आना है। अब मैंने क्या कहा, पहली मैट्रिक्स का पहला रो फिक्स करेंगे, तो पहला रो ये है, इसको फिक्स कर लिया। अब इसको पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख देंगे, फिर इस रो को इस कॉलम दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसका दूसरा रो उठाएंगे, उसको फिर इसके पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख देंगे, और फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख देंगे। तो चलो हम ये वाला रो उठाते हैं, पहले ये उठाएंगे। अब देखो, अगर आपको दिक्कत होती है तो आपको क्या करना है, 2 4 2, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसके बगल में क्या लिख लेंगे, 1, या आप ऐसे समझ लो, पहले रो उठाए तो 1 बहुत ही आसान तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, 1 - 2 3 है, इससे क्या करेंगे, पहले इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 4 2 है, तो ये 1 × 2 -2 × 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 2, और फिर हम सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये लिखने का तरीका है, अगर आपको कठिन लगता है वैसे तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले 1 को 2 से, तो 1 × 2, फिर 1 को 2 से करने के बाद ऐसे चलेंगे, तो 1 को 2 से, फिर -2 को 4 से, तो माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, -2 × 4। ठीक है, वैसे यहाँ पे प्लस आता, लेकिन यहाँ पे माइनस पहले से है तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर लगाएंगे प्लस। ठीक है, तो 1 × 2 -2 × 4, फिर लगाया प्लस, तो 3 × 2, ये 3 और ये 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 × 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखना है, तो फिर इस रो को हम फिक्स करते हुए चल रहे हैं, तो इस रो को फिर इसके साथ, तो 1 × 3, 1 × 3 के बाद फिर लगाते प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 ऐसे चलेंगे, देखो ऐसे ऐसे और ऐसे चलेंगे, तो 1 × 3 -2 × 5, तो ये हो गया -2 × 5। अब यहाँ पे लगा दिए प्लस, 1 × 3 -2 × 5 प्लस 3 × 1, तो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब चूँकि यहाँ पे कॉलम्स खत्म हो गए तो पहला रो हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड रो को उठाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -4 × 2, यहाँ पे क्या आएगा, -4 × 2, फिर यहाँ से प्लस लगाएंगे। अब कहो माइनस क्यों आ गया, माइनस भैया इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले से था, ना होता तो प्लस ही रहता। ठीक है, तो -4 × 2 प्लस
2 इंटू 4, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 और प्लस 5 इंटू 2, प्लस 5 इंटू 2। ठीक है, तो इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इसी रो का इस कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 इंटू 3, तो यहाँ पे हमने लिख दिया -4 इंटू 3। -4 इंटू 3 के बाद प्लस लगा देंगे, प्लस 2 इंटू 5, 2 का 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन, फिर प्लस लगा दिए, -4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 और प्लस 5 इंटू 1, प्लस 5 इंटू 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो 1 इंटू जा 2, माइनस 2 4 जा 8, प्लस 3 2 जा 6, 1 3 जा 3, माइनस 2 5 जा 10 और प्लस 3 1 जा 3, प्लस 3 1 जा 3, माइनस 4 2 जा 8, प्लस 2 4 जा 8 और प्लस 10। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -12 प्लस 10 और प्लस 10 और प्लस 5। ठीक है, तो फाइनली इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स था वो क्या आ जाएगा, 6 to 8, 8 माइनस 8 यहाँ पे 0 आ गया, 3 3 6, 6 माइनस 10 तो -4 आ गया। यहाँ पे -8 प्लस 8 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 5 15, 15 माइनस 12 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनली मल्टीप्लाई होके मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, आपको अगर वैसे नहीं समझ में आता है तो आप क्या करेंगे, इस रो से मल्टीप्लाई करना है तो 1 - 2 3 लिखे, अब इस कॉलम को बगल में लिख के 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 कर दिए, उसको यहाँ पे लिख दिए, मतलब यहाँ पे जो आएगा उसको लिख देंगे। अब क्या करेंगे, चूंकि रो को हमें फिक्स रखना है और इसके कॉलम्स को वेरी कराते जाना है तो इसको यहाँ से रब कर दिए। अब आप कॉपी में लिखेंगे तो रब नहीं कर सकते तो आप दूसरी जगह लिख लीजिएगा। फिर 1 - 2 3, अब क्या करेंगे, इसका दूसरा कॉलम लिखना है तो यहाँ पे 3 लिख दिए, यहाँ पे 5 लिख दिए, यहाँ पे 1 लिख दिए, फिर 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 1, यहाँ से जो निकल के आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो अगर शुरू में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप ऐसे कर सकते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो वैसे भी आप डायरेक्ट करने लगेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, देख लेते हैं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है। तो 0 - 4 10 3 सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या क्या देखा, हमने देखा पहले a इंटू बी पॉसिबल है कि नहीं है, फिर अगर पॉसिबल है तो a इंटू बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा। ठीक है, वो ऑर्डर होने के बाद जब ये दो चीज़ें पता हो गई तो फिर हमने दोनों का प्रोडक्ट निकाल लिया, तो हमारा आ गया a इंटू बी इतना। ठीक है, तो एक्चुअली हमें ए बी और बी ए को डज नॉट इक्वल दिखाना है तो मैं a इंटू बी की वैल्यू को नोट कर लेता हूँ क्योंकि बाद में कंपेयर करने के काम में आएगा ये। तो हमारा a इंटू बी कितना आ गया, जो हमारा a इंटू बी, देखो मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेक्चर थोड़ा लंबा जाता है, ठीक है, मेन मोटिव है मेरा आपको सिखाना। 0 - 4 10 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और a हो गई a इंटू बी की वैल्यू 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, b इंटू ए की, b इंटू ए। ठीक है, अब देखो क्या b इंटू ए पॉसिबल है, तो b इंटू ए पॉसिबल होने के लिए क्या होता है, b इंटू ए पॉसिबल होने के लिए क्या होता है, अभी मैंने क्या बताया था, अभी मैंने बताया था कि b इंटू ए के पॉसिबल होने के लिए क्या होगा, पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स, तो b में कितने कॉलम हैं, रो क्रॉस कॉलम, कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम हैं। ठीक है, पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो, तो दोनों बराबर हैं, तो b इंटू ए क्या है, पॉसिबल है। अच्छा, मैं आपसे कहूँ कि ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ b इंटू ए, बगैर मल्टीप्लाई किया आप ऑर्डर बताइए। तो मैंने क्या बताया था, जब भी हमें ये देखना हो कि जो मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आ रही है उसका ऑर्डर क्या होगा, तो पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो, अब b यहाँ पे पहले है तो इसमें कितने रो हैं, 3 रो हैं, तो 3 लिख दो क्रॉस। दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम है, 3, तो जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगी, देखो जो हमारी a डॉट बी आया था वो 2 क्रॉस 2 का आया था, लेकिन जो b डॉट ए आएगा वो क्या आएगा, वो 3 क्रॉस 3 का आएगा। तो a डॉट बी डज नॉट इक्वल, भैया तो वैसे ही हो गया, क्योंकि हम जानते हैं 2 मैट्रिक्स की इक्वलिटी की बात तभी करते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो, तो यहाँ पर ऑर्डर तो सेम है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही अनइक्वल हैं।
ठीक है, तो वैसे ही यहाँ से वेरीफाई हो गया। आप प्रोडक्ट निकालें बी डाटे चाहे ना निकालें, ठीक है। तो चलिए अब प्रोडक्ट सीखते हैं बी डाटे। चलिए बी डाटे करते हैं। हमें बी डॉट ए की बात करनी है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें बी डॉट ए की बात करनी है। तो चलिए बी डॉट ए की बात करते हैं। बी क्या है, 2 3 4 5 2 1, ठीक है। डॉट ए लगाते, ए लिख देते हैं। 1 -2 3 -4 2 और 5, ठीक है, -4, ठीक है। अब जैसे बताया है वैसे करते जाएंगे एक एक स्टेप। क्या करना है, इसका एक रो उठाएंगे, इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, हर एक कॉलम के साथ। तो इस रो को उठाएंगे और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस रो में पहला एलिमेंट क्या है, 2, तो 2 का पहले 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 2 × 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर लगाते हैं प्लस 2 इंटू, ऐसे चल रहे हैं, तो 2 × 1 प्लस 3 × -4, 3 × -4, ठीक है। तो यहाँ की एंट्री फिल हो गई। अब यहाँ पे रखना है, तो इस रो को फिर इस कॉलम के साथ, इस रो को इस कॉलम के साथ। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, -2 के साथ, तो 2 × -2, ठीक है। 2 × -2 प्लस क्या हो जाएगा, 3 × 2 हो जाएगा। तो ये एंट्री भी फिल हो गई। अब 3 × 3 की थी, मतलब 3 कॉलम आने हैं, यानी कि 3 एंट्री आनी चाहिए। तो एक ये, एक है, और एक यहाँ पे और आएगी। तो 2 3 का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, आप चाहे तो वैसे लिख सकते हैं 2 3 और बगल में 3 5 ही मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख दें। तो 2 का पहले 3 के साथ, तो 2 × 3, फिर लगाते हैं प्लस 2 का 3 के साथ, फिर प्लस 3 का किसके साथ, 5 के साथ, ठीक है। तो ये रो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नीचे, नीचे आएंगे तो यहाँ का दूसरा रो उठाएंगे और उसको इसके कॉलम के साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इस रो 4 5 का 1 -4 के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 × 1, लगाएंगे प्लस 5 × -4, 4 × 1 प्लस 5 × -4, यहाँ पे इस रो का इस कॉलम के साथ, तो 4 × -2, 4 × -2, फिर लगाएंगे प्लस 5 × 2, 4 × -2 प्लस 5 × 2, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे आएंगे तो इसका इसके साथ, तो 4 का 3 के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 × 3 और प्लस 5 × 5, ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब थर्ड रो यानी कि जो लास्ट रो है, तो इसके लिए इसका थर्ड रो उठाएंगे और इसके कॉलम के साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो 2 × 1 का 1 × -4 के साथ करेंगे, तो क्या होगा, 2 × 1 प्लस 1 × -4, ठीक है। अब यहाँ पे फिलअप करेंगे, तो 2 का किसके, ऐसे इस रो का इसके साथ, तो 2 का -2 के साथ, तो 2 × -2 प्लस 2 × -2 प्लस 1 × 2, ये हो गया। अब यहाँ पे फिलअप करना है, तो इस रो का इस कॉलम के साथ, तो 2 का किसके साथ, 3 के साथ, तो 2 × 3 प्लस 1 × 5, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 2 1 जा 2 और 3 4 जा 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 - 12, ठीक है। यहाँ पे 2 2 जा 4, तो -4 और प्लस 6 हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 और प्लस 5 3 जा 15, तो 6 + 15, और यहाँ पे 4 1 जा 4 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 5 4 जा 20, तो 4 - 20, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे -8 और यहाँ पे प्लस 5 2 जा 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 3 जा 12, 12 + 25, 12 + 25, नीचे क्या आएगा, 2 1 जा 2 -4। अब सिंपली सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं है। 4 -4 2 -4 + 2 और 2 3 जा 6 और 6 में 5 को ऐड करना है, तो ये फाइनली क्या आ गया, 2 - 12 क्या आएगा, -10 आएगा। 6 -4 + 6 2 आ जाएगा, यहाँ पे 21 आ जाएगा, यहाँ पे -16 आ जाएगा,
यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 37 आ जाएगा, हाँ 37 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे भी -2 और यहाँ पे 11 आ जाएगा। ये क्या हो गया, 3x3 की मैट्रिक्स आ गई। देखते हैं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है। -10 2 21 -16 2 37 -2 11 सही है। ठीक है, तो इस केस में चूँकि ये हमारी 2x2 का है, ये 3x3 की है, तो इक्वल होने की तो कोई बात ही नहीं होती है। ठीक है, तो एकदम क्लियर कर लीजिए इस बात को कि हाँ हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मैं रब करता हूँ, फाइनली आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन सीख के ही रहना है। ठीक है, तो अब एग्जांपल 14 आप लोग करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, तो चलो उनको देख लेते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं। अच्छा हाँ, देखो अभी हमने बात की थी कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। अभी क्या आया था, अभी ए बी और बी ए जरूरी नहीं है बराबर आए। तो ज़रूरी नहीं है का मतलब क्या है कि कभी कभी आ भी सकता है। ठीक है, हो सकता है बराबर आ जाए, हो सकता है बराबर ना आए। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, ए को मैं क्या लिख दूँ 1 0 0 2 इसमें दिया गया है, और बी को क्या लिख दूँ 3 0 0 4। अच्छा एक बात मैं पूछूँ, ये दो मैट्रिसेस कौन सी मैट्रिसेस हैं, तो क्या आप कुछ बता सकते हैं? मैंने आपको बताया था कि ऐसी मैट्रिसेस जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसके डायगोनल को छोड़कर हर एक एलिमेंट 0 हो, तो मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है। तो ये भी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। अब मैं आपसे कहूँ कि a इंटू बी निकालो, तो a इंटू बी क्या हो जाए, अच्छा a इंटू, चूँकि ये भी 2x2 की है, ये भी 2x2 की है, तो हर एक चीज़ ऑर्डर बराबर ही है। जब ऑर्डर बराबर है तो फिर वहाँ पर तो ये देखना ही नहीं कि हाँ मैट्रिक्स में, क्योंकि हमेशा इस तरीके से केस में पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे 1 0 0 2, ठीक है, और इंटू क्या करना है b 3 0 0 4। ठीक है, अब देखो क्या करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है। फिर वही इस रो को उठाओ और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 1 का 3 के साथ, तो 1 इंटू 3 और प्लस क्या हो जाएगा 0 इंटू 0। ठीक है, फिर इसका इसके साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 0 और प्लस 0 इंटू 4, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर नीचे आएंगे तो इस रो का इस कॉलम के साथ, तो 0 इंटू 3 और प्लस 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0। ठीक है, और यहाँ पे जब फिलअप करेंगे तो 0 इंटू 0 और प्लस 2 इंटू 4, तो 0 इंटू 0 और प्लस 2 इंटू 4, तो यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। यहाँ पे 0 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 आ जाएगा, ये आ गया। अब हम b इंटू ए की बात करें, तो b हमारा क्या दिया गया है 3 0 0 4। ठीक है, और a क्या दिया गया है 1 0 0 2। ठीक है, यहाँ से अगर हम चलते हैं, अब देखो फिर वही काम, 3 0 को इसके साथ, तो 3 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 3, और प्लस 0 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर 3 0 को इस 0 2 के साथ, तो 3 इंटू 0 0 और प्लस 0 इंटू 2 0, तो यहाँ पे फाइनली 0 आ गया। फिर 0 इंटू इसको इसके साथ, तो 0 इंटू 1 0 और प्लस 4 इंटू 0 0, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा 0 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 2 8, तो 0 प्लस 8 क्या हो जाएगा ये। तो इस केस में क्या है ए बी और बी ए बराबर आ रहा है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में ए बी और बी ए बराबर हो भी सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इन जनरल ये बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बात हो गई। तो ये मल्टीप्लिकेशन की बात है कि मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे। ठीक, जनरली ज़रूरी नहीं है कि ए बी और बी ए बराबर हो जाएं। अब कहो तो मैं एक और, लेकिन लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं मैट्रिक्स के बारे में, जो कि थोड़ा हटके है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि दो रियल नंबर का प्रोडक्ट 0 है, ठीक है,
जैसे दो रियल नंबर दिए गए हैं हमारे पास a और b, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पास रियल नंबर हैं और मैं आपसे कहूँ कि इनका जो प्रोडक्ट है a डॉट b, ये क्या है, 0 है। तो 0 कब हो सकता है, जब या तो a 0 हो जाए या तो b 0 हो जाए। भाई अगर दोनों नॉन जीरो हो गए तो प्रोडक्ट भी नॉन जीरो हो जाएगा, तो किसी एक को कम से कम इसमें 0 होना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैट्रिसेस के केस में ऐसा नहीं है। मैट्रिसेस के केस में क्या है कि अगर दो मैट्रिसेस, एक A है और एक B है, अगर इनका प्रोडक्ट 0 मैट्रिक्स है तो ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों 0 मैट्रिक्स हों। मतलब ऐसा हो सकता है कि ये भी नॉन जीरो हो और ये भी नॉन जीरो हो, लेकिन प्रोडक्ट क्या हो जाए, प्रोडक्ट 0 मैट्रिक्स हो जाए। मतलब रियल नंबर की तरह नहीं है कि हाँ किसी एक को 0 होना पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे आपकी बुक में ही एक एग्जांपल दिया है, मतलब एग्जांपल नहीं है, ऐसे ही दिया है। A दिया गया है 1 0 और 0 2। तो क्या ये 0 मैट्रिक्स है? 0 मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, जिसका हर एक एलिमेंट 0 हो? तो ये 0 मैट्रिक्स, सॉरी ये एग्जाम ये नहीं है, एक्चुअली मैंने दूसरा वाला लिख दिया था। एग्जाम्पल नंबर 15 आप लोगों में है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 15 है आप लोगों में। इसमें एक मैट्रिक्स A दी गई है, पहला जो कॉलम है वो 0 0 है और दूसरा कॉलम -1 2 है, और B दूसरी दी गई है 0 0 3 5 0 0। मतलब इसका पहला रो 3 5 है और ये 0 0 है। अब देखो, चूँकि ये भी 2 क्रॉस 2 की है और ये भी 2 क्रॉस 2 की है, तो चाहे हम A डॉट B की बात कर लें और चाहे हम B डॉट A की बात कर लें, दोनों केस में क्या होगा, दोनों केस में प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, ठीक है। अब चलो A डॉट B, अब देखो ये भी नॉन जीरो है, क्योंकि 0 मैट्रिक्स का कौन सा मैट्रिक्स होता है, जिसकी हर एक एंट्री 0 हो, लेकिन इसकी ये दो एंट्री नॉन जीरो हैं, तो ये क्या हो गया, नॉन जीरो मैट्रिक्स। इसी प्रकार ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है। अब अगर हम A डॉट B की बात करें तो 0 -1 0 2, इसको इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है 3 5 0 0 के साथ। यहाँ तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इस रो को इस कॉलम के साथ, यानी कि 0 × 3 और प्लस -1 × 0 प्लस -1 × 0, फिर इस रो का इस कॉलम के साथ, तो 0 × 5 प्लस -1 × 0, ठीक है। फिर इस रो को उठाएंगे, इस कॉलम के साथ करेंगे तो 0 × 3 प्लस 2 × 0, और यहाँ पर 0 × 5 प्लस 2 × 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 × 3 0 -1 × 0 0, तो ये 0 हो गया, ये 0 ये 0, तो ये 0 हो गया, ये 0 ये 0 ये 0 हो गया, ये 0 ये 0 ये 0 हो गया। तो ये अब देखो एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है और ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है, वो जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाए, एक जीरो मैट्रिक्स हो जाए, जबकि रियल नंबर में ऐसा नहीं है। रियल नंबर में जब भी दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो होगा तो इतना पक्का है कि उनमें से कोई एक नंबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यह एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जो कि मुझे बतानी थी। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज इसमें और हैं, जैसे कि अभी हमने कहा था कि जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूट नहीं करता है, मतलब ए बी जरूरी नहीं है कि बी ए के बराबर हो, लेकिन जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव का मतलब है कि अगर ए बी सी तीन मैट्रिसेस हैं तो उनको चाहे जिस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, जैसे हमें ए बी सी मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कहें कि सर पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। या कोई और कह सकता है कि नहीं सर हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे करेंगे कि पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मतलब पहले बी सी को मल्टीप्लाई करें फिर ए के साथ करें, या पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करें फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करें, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। मतलब मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव लॉ तो होल्ड नहीं होता है, लेकिन एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, होल्ड होता है। इसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है,
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है, दूसरी प्रॉपर्टी है कि A और इंटू बी प्लस सी, ये इसके अंदर क्या होता है? ऑपरेट हो जाता है। मतलब ये क्या हो जाएगा? A इंटू बी और प्लस A इंटू सी। अच्छा, ये क्या लिखा है? ये लिखा है कि पहले इन दोनों को ऐड करें फिर A के साथ मल्टीप्लाई करें, या पहले इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करें फिर ऐड करें, दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि A प्लस बी इंटू सी इजक्वल टू, अब इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि ये लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और इसको क्या कहते हैं? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि ये राइट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? A डॉट सी, तो ये क्या हो जाएगा? A डॉट सी प्लस बी डॉट सी, मतलब ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होता है। अब हम एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट आती है, मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। जैसे कि हमने एडिशन में देखा था, वहाँ पर एक एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही थी। और एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी थी? एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास जीरो मैट्रिक्स थी। मतलब जीरो मैट्रिक्स को हम किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करते थे, हमारे पास वही मैट्रिक्स निकल के आ जाता था। तो इसी प्रकार यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखना मैंने बताया था, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे 1 1 हो, बाकी एंट्रीज 0 हो। ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को चाहे जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, हमेशा हमें क्या मिलता है? वही मैट्रिक्स मिल जाता है जिसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे कि देखो, हम जनरल मैट्रिक्स लेते हैं A11, A12, A13, A14, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। अब 2 की, ये भी 2 क्रॉस 2 की है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 की ही लेंगे। तो 1 0 0 1, ये होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखो, A11 इंटू 1 प्लस A12 इंटू 0, तो A11 इंटू 1 करेंगे तो A11 और प्लस A12 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, तो A11 आ जाएगा। फिर A11 इंटू 0 और प्लस A12 इंटू 1, तो A12 हो जाएगा। A13 इंटू 1 प्लस A14 इंटू 0, तो यहाँ पर A13 आ जाएगा। फिर A13 इंटू 0 0 और प्लस A14 इंटू 1, तो यहाँ पर A14 आ जाएगा। यही मैट्रिक्स तो निकल के आ गया। यानी कि अगर ये मैट्रिक्स हमारे पास A है, तो किसी भी जनरल मैट्रिक्स A के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं। तो जो किसी भी जनरल मैट्रिक्स A के लिए A इंटू I होता है, ये बराबर हो जाता है A के, या जो I इंटू A होता है, ये भी बराबर हो जाता है किसके? A के। ये प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो इसको क्या कहते हैं? I को, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कहते हैं मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। यानी कि इससे जब हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स हमारा निकल के आ जाता है। तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब एग्जांपल शो में हमें कुछ चीज़ें शो करनी हुई प्रोडक्ट करके, तो आप लोग करिएगा, क्योंकि अगर मैं उसे करने लगूंगा तो समझ लो बहुत लंबा लेक्चर जाएगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलना है, क्योंकि एक सिंपल सी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो एग्जांपल 16, 17 ये सब आप लोग करेंगे। 17 में देखो हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वेरीफाई करना है, तो कोई दिक्कत आएगी। तो अब एग्जांपल 18 में A क्यूब माइनस 23 है माइनस 40i निकालना है। ठीक है, अब A क्यूब निकालना है तो कैसे निकालेंगे? A दिया है तो पहले A को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A स्क्वायर आ जाएगा, फिर A स्क्वायर को A से मल्टीप्लाई कर देंगे तो A क्यूब आ जाएगा। और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन के बारे में जितनी चीज़ें थी वो मैंने आपको कवर कर दी। फिर भी अगर मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में नहीं आता है तो आप बेहिचक मुझसे बताएंगे कि हाँ सर मल्टीप्लिकेशन मुझे समझ में नहीं आया। आप विश्वास मानो, मैं मल्टीप्लिकेशन आपको सिखा के रहूँगा। मैं दोबारा वीडियो भले ही इस पर मुझे अपलोड करनी पड़े, लेकिन आपको मैं मल्टीप्लिकेशन सिखा के रहूँगा। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल 14 देख लेते हैं। वहाँ से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि AB और BA कैसे इक्वल नहीं हो सकते हैं। बस उसी को देख लेते हैं और फिर हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या कह रहा है? हमें एक मैट्रिक्स A दिया गया है। ये हमारे पास क्या दिया गया है? 1 0 0 -1। ठीक है, और एक मैट्रिक्स B दिया गया है। B हमारे पास क्या दिया गया है? 0 1 और 1 0। ठीक है, तो हम अगर AB निकालते हैं, अब
चूँकि ए बी 2 क्रॉस 2 तो मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉसिबल होगा। तो ए बी निकालने के लिए 1 0 0 -1 और इनटू जब बी करेंगे तो 0 1 और 1 0। अब इनको हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रो को इस कॉलम के साथ, तो 1 × 0 और प्लस 0 × 1, तो 1 × 0 0 और प्लस 0 × 1 0, तो फाइनली क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर इसको इसके साथ, तो 1 × 1 1 और प्लस 0 × 0 0 और 1 + 0 1 × 1 तो 1 और प्लस 0 × 0, तो 1 + 0 क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर इसको अब यहाँ पे हो गया, तो फिर इस रो को इस कॉलम के साथ, तो 0 × 0 0 प्लस -1 × 1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और इसको फिर इसके साथ, तो 0 × 1 0 और प्लस -1 × 0 तो 0, तो ये इंटू बी इतना आ गया। अब b इंटू ए निकालते हैं, तो b इंटू ए क्या आएगा, b हमारे पास है 0 1 और यहाँ पे है 1 0 और a क्या है 1 0 और 0 -1। अब अगर हम b इंटू 1 निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, इसको इसके साथ, तो 0 × 1 0 और प्लस 1 × 0 0, तो यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ 0 यहाँ 0। चलो आगे देखते हैं, 0 × 0 0 प्लस 1 × -1, तो -1, ये देखो यहीं पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, तो पता चल गया कि ए बी और बी इस केस में क्या है बराबर नहीं है। अच्छा, इसकी थर्ड एंट्री निकालते हैं, तो 1 × 1 1 ऐसे चलेंगे, तो 1 × 1 1 प्लस 0 × 0 0, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और 1 × 0 0 प्लस 0 × -1 0, तो ये दोनों बराबर हैं, बराबर नहीं हैं। यानी कि इस केस में यह एक ऐसा एग्जाम्पल है, इस केस में क्या है ए बी और बी ए बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से एकदम क्लियर है कि ज़रूरी नहीं है कि ए बी और बी आपस में बराबर हो जाएं। तो इस तरीके से हमें मल्टीप्लिकेशन सीखना था, उसके बारे में मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई आपको। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप बताइएगा कि हाँ मुझे मल्टीप्लिकेशन समझ में नहीं आया है, तो मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करूँगा, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हमारा अगला लेक्चर क्या होगा, अगले लेक्चर में हम 3.2 एक्सरसाइज पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप लोग क्या करेंगे कि जितने भी लेक्चर्स हैं उनको आप लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, अब एक्सरसाइज 3.2 में टोटल 22 क्वेश्चंस हैं। अगर मैं 22 क्वेश्चंस कराता हूं तो वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन अब मैं कराऊंगा 22 क्वेश्चंस, मतलब जो मेरे कराने वाले हैं, नहीं कि एक तरफ से मैं कराऊंगा, लेकिन हाँ मुझे एक ही लेक्चर में पूरे के पूरे क्वेश्चंस कराने हैं और पूरी की पूरी एक्सरसाइज क्या है कंप्लीट करनी है। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और फिर आप लोगों से वही कहना है कि चैनल को जब भी विजिट करिए चैनल पे, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कि मुझे प्रॉब्लम है या ये लेक्चर आपका अच्छा था, जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपके कुछ काम आ रहा है। तो चलिए अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।